करते हैं आज का हमारा डिस्कशन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए, जो भी 19वीं शताब्दी में रिफॉर्म मूवमेंट्स हो रहे हैं, सुधार आंदोलन हो रहे हैं, वो दो टाइप के हैं। एक है सुधारवादी आंदोलन, और दूसरे हैं पुनरुत्थानवादी आंदोलन। पुनरुत्थानवादी आंदोलन आपको समझ में आ रहा होगा नाम से कि दोनों का पर्पस क्या है। देखिए, सुधारवादी यानी कि रिफॉर्मिस्ट क्या मूवमेंट्स है जो कि कुछ सुधार लाने की बात कर रहे हैं, कुछ चेंजेस लाने की बात कर रहे हैं, कुछ परिवर्तन लाने की बात कर रहे हैं। ये साइंटिफिक टेम्पर के साथ चीजों को जोड़ रहे हैं, लॉजिक तर्क के साथ चीजों को जोड़ रहे हैं और अंधविश्वास की भावना को हटा करके हर एक चीज को वो सही है या गलत लॉजिक के तरीके पे प्रूफ करने के लिए कहते हैं। ये कहते हैं कि आपके दिमाग में अगर कोई प्रश्न है तो आप देखिए कि लॉजिक, साइंटिफिक टेम्पर, तर्क इस चीज पे काम कर रहा है कि नहीं। ये कुछ नया परिवर्तन लाने की बात करते हैं, बदलाव लाने की बात करते हैं। दूसरी तरफ है रिवाइवलिस्ट यानी पुनरुत्थान, जो हमारी पुरानी सभ्यता है, जो हमारे पुराने एट्रीब्यूट्स हैं, हमारा पुराना रिलीजन है, पुराने ट्रेडिशंस हैं, उनको जीवित करना, फिर से जीवित करना उनको, ये है रिवाइवलिस्ट मूवमेंट का एम। सारे जितने मूवमेंट्स हैं वो या तो रिफॉर्मिस्ट है या तो रिवाइवलिस्ट। रिवाइवलिस्ट जो है पुनरुत्थानवादी, उनका काम है कि जो एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशंस है, कल्चर है, थॉट है, उसको वापस से उसका जो ओरिजिनल स्वरूप है उसको वापस लेकर के आना। समाज में जो भी कुरीतियां हैं या जो भी सुधार की आवश्यकता है वो इसलिए है क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता का असर हमारे समाज को या हमारे ट्रेडिशंस को, हमारे कल्चर को प्रभावित करके उसको दूषित कर रहा है। और जो ओरिजिनल एंशिएंट इंडियन कल्चर था वो प्योर था, वो बेस्ट था, तो वापस से हमें एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन की तरफ जाना है। गो बैक टू वेदास का नारा देते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या है गो बैक टू वेदास? वेदों में सारे सृष्टि का, सारे संसार का जो है वो भेद समाया हुआ है। जो भी हमें काम करना है उसका जो रीजन है, उसका जो तरीका है वो वेदों में लिखा हुआ है और हमने वेदों को पालन करना, वेद जो है, 4 वेद हमारे, उनका पालन छोड़ दिया है और इसीलिए हमारे समाज में कुरीतियां आ गई हैं। तो वो बता रहे हैं, वो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है जो बता रहे हैं कि वापस से हमें वेदों की तरफ जाना है, गो बैक टू वेदास, अपनी एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट हिस्ट्री की तरफ वापस से जाना है। ओके, ये दो टाइप के मूवमेंट है। तो अब कोई भी मूवमेंट हम पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊं या ना बताऊं कि वो रिफॉर्मिस्ट है या रिवाइवलिस्ट, आपको अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि वो रिफॉर्मिस्ट है या रिवाइवलिस्ट है। इवन बहुत बार कुछ ऐसे आंदोलनों के बारे में पूछ लिया जाता है, सीधे प्रश्न ही आ जाता है कि डिस्क्राइब वेदर अलीगढ़ मूवमेंट वाज अ रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, प्लीज सपोर्ट योर आंसर। तो प्रश्न में पूछा जाएगा कि अलीगढ़ मूवमेंट जो है वो सुधारवादी आंदोलन है या फिर पुनरुत्थानवादी आंदोलन है। तो आपको लिखना होगा कि वो कौन सा आंदोलन है एंड क्यों है। तो वो आप तभी लिख पाएंगे जब आपको उस रिलीजन में या उस सेक्शन में या उस मूवमेंट में, उस आंदोलन में क्या बदलाव आ रहे हैं उनके बारे में पता हो और आपको पता हो कि रिफॉर्मिस्ट क्या होता है और रिवाइवलिस्ट क्या होता है। ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, स्कूल का पेपर तो है नहीं कि आपको बिल्कुल जो लाइन पढ़ा दी जाए उसी से प्रश्न आ जाए। यू हैव टू लर्न हाउ टू कनेक्ट द डॉट्स। डॉट्स को कनेक्ट करके पढ़ेंगे आप, तभी आप पूरा प्रश्न पत्र अपना हल कर पाएंगे, वरना मुश्किल हो जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एज लिमिट इसीलिए रखी जाती है मोस्टली एग्जाम्स की कि आप ग्रेजुएशन के बाद दे सके, क्योंकि तब तक आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी इतनी डेवलप हो चुकी होनी चाहिए कि आप चीजों को समझ करके, एनालाइज करके और अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। हर एक चीज आपको रेडीमेड पकी पकाई नहीं मिलेगी लिखी हुई। तो यही पढ़ने का तरीका है कॉम्पिटिटिव्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मो समाज 1828। ब्रह्मो समाज 1828 किसके द्वारा ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया, ये स्टैब्लिश किया गया? राजा राम मोहन रॉय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजा राम मोहन रॉय पर यूपीएससी ने भी प्रश्न पूछा है, यूपीपीसीएस ने भी प्रश्न पूछा है। बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न आए हैं कि राजा राम मोहन रॉय का योगदान बताइए 19वीं शताब्दी के समाज में।
1828 का समय है। राजा राम मोहन रॉय ब्रह्मो समाज की स्थापना करते हैं। ब्रह्मो समाज एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है। रिफॉर्मिस्ट मतलब ये कुछ सुधार लाने की बात करता है, सुधारवादी आंदोलन है। कैलकाटा में इसको इस्टेब्लिश किया गया ब्रह्मो समाज को। राजा राम मोहन रॉय की पर्सनालिटी, उनका योगदान बहुत ही ज्यादा सराहनीय है भारत के इतिहास में। द मूवमेंट फॉट अगेंस्ट आइडल वर्शिप। क्या क्या इसके फीचर्स थे? आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा, पॉलिथिज्म, कास्ट ऑपरेशन, अननेसेसरी रिचुअल्स एंड अदर सोशल लेवल्स लाइक सती, पॉलीगैमी, पर्दा, चाइल्ड मैरिज एक्सेट्रा। तो समाज में जो सोशल एवल्स हैं, कुरीतियां हैं समाज की, सती प्रथा है, पॉलीगैमी है। पॉलीगैमी मतलब एक पुरुष बहुत सारी महिलाओं के साथ विवाह संबंध स्थापित करता है। पर्दा सिस्टम है, पर्दा प्रथा है, चाइल्ड मैरिज है, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनकी शादी हो जा रही है। इन सारी चीजों के खिलाफ इसने अपनी आवाज बुलंद की। इसके अलावा धार्मिक स्फीयर में हम देखें तो पॉलिथिज्म, कास्ट ऑपरेशन, बेफालतू के एक्स्ट्रा जो कर्म कांड हैं जो लोगों के ऊपर थोपे जा रहे हैं, आइडल वर्शिपिंग, मूर्ति पूजा, इन सब के अगेंस्ट बात की ब्रह्मो समाज ने। इन सब में सुधार लाने की बात की ब्रह्मो समाज ने। द सोसाइटी ऑल्सो स्ट्रोव फॉर वुमेन राइट। महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा योगदान ब्रह्मो समाज ने दिया, जैसे कि विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह जो है वो प्रचलित नहीं था उस समय में। विधवा पुनर्विवाह के लिए काम किया ब्रह्मो समाज ने, और महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया ब्रह्मो समाज ने। जो भी हिंदू सोसाइटीज में सुपरस्टिशंस चल रहे थे, उन सारे सुपरस्टिशंस पर अटैक किया ब्रह्मो समाज ने, उनमें सुधार लाने की बात की। जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, दो प्रोमिनेंट, राजा राम मोहन रॉय तो थे ही, उनके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर, और फिर देवेंद्र नाथ टैगोर के बाद केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज की कमान को संभालते हैं। देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन इंपॉर्टेंट। जो लॉन्ग टर्म एजेंडा है ब्रह्मो समाज का, वो था हिंदुइज्म को प्योरीफाई करना और मोनोथिज्म को प्रीच करना। मोनोथिज्म मीन्स मोनो इज वन, एक, और थिज्म इज योर बिलीफ। तो बेसिकली अगर हिंदी में वर्ड इसके लिए ढूंढा जाए तो वो होगा एकेश्वरवाद। और वैसे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो मोनोथिज्म मीन्स एक ही ईश्वर में विश्वास रखना। गॉड इज वन, पूरी सृष्टि को चलाने वाला एक ही ईश्वर है, मोनोथिज्म। इसके अगेंस्ट है पॉलिथिज्म, जिसपे अटैक करता है ब्रह्मो समाज। पॉलिथिज्म हो गया अनेक ईश्वरवाद, अनेकेश्वरवाद। मोनोथिज्म हो गया एक ईश्वरवाद, और पॉलिथिज्म अनेकेश्वरवाद। बहुत सारे पावर्स में या भगवानों में विश्वास रखना। ब्रह्मो समाज डिस्कार्डेड फेथ इन डिवाइन अवतार्स। जो डिवाइन अवतार है, कहा जाता है कि ये ईश्वर का रूप है, ईश्वर का स्वरूप है। तो ये सारी थ्योरीज को ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं ब्रह्मो समाज के फॉलोवर्स। It denied that any scripture could enjoy the status of ultimate authority transcending human reason and consciousness. सबसे ज्यादा जो जोर है ब्रह्मो समाज में वो तर्क और चिंतन पर है। जो ह्यूमन रीजन है, इंसान की सोचने समझने की शक्ति है, सही गलत में पहचान करने की शक्ति है, उनकी जो चेतना है, इंसान का जो तर्क है, उस पर सबसे ज्यादा विश्वास रखना है। अगर कोई चीज वेदों में लिखी भी है, कोई चीज किसी भी रिलीजियस स्क्रिप्चर में लिखी हुई है, आप अपने तर्क के साथ सोचिए कि ये ठीक है कि गलत है। अगर आपका तर्क, आपका लॉजिक, आपका रीजन कहता है कि ये ठीक है तो वो ठीक है, वरना फिर गलत है। ये कॉन्सेप्ट था ब्रह्मो समाज का। इन्होंने कर्मा की डॉक्ट्राइन पे कोई डेफिनेट स्टैंड नहीं लिया, मतलब ना ही उसको एक्सेप्ट किया, ना ही उसको रिजेक्ट किया, डिस्कार्ड किया। और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल पर भी, मतलब हम कहते हैं ना कि अच्छे कर्म करो, कर्मों का फल ही है ये जीवन, और ये शरीर त्यागने के बाद हमारी जो आत्मा है वो दूसरा जन्म ले लेती है, पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है। तो इन चीजों पर ब्रह्मो समाज ने कोई एक स्टैंड नहीं दिया। ये देखिए राजा राम मोहन रॉय जी को आप देख सकते हैं, ये राजा राम मोहन रॉय जी हैं। नेक्स्ट इज आर्य समाज। आर्य समाज का समय है 1875। कौन स्टैब्लिश करता है? स्वामी दयानंद सरस्वती स्टैब्लिश करते हैं बॉम्बे में। ब्रह्मो समाज होता है कैलकाटा में,
आर्य समाज होता है बॉम्बे में, ऐसे याद रखिएगा, मैं हमेशा ऐसे ही याद रखती हूँ। ए बी आर्य समाज बॉम्बे, बी सी ब्रह्मो समाज कैलकाटा। ओके, एंड ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है। इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो इसका स्लोगन है, मैं आपको बता चुकी हूँ, गो बैक टू वेदास। ये कहते हैं वेदों में ही सारी सृष्टि का भेद समाया हुआ है, वेदों को पढ़िए। तो ये रिवाइवलिस्ट है, ये इंडिया के एंशिएंट पास्ट को ग्लोरियस करने का एम है इसका। ये किन चीजों पे बात करता है? आइडल्ट्री के अगेंस्ट है ये भी, आइडल्ट्री के यानी आइडल वर्शिप के, मूर्ति पूजा के, पॉलिथिज्म के अगेंस्ट है, कर्म कांड रिचुअल्स पूजा पाठ के अगेंस्ट है, प्राइस्टहुड के अगेंस्ट है, एनिमल सेक्रीफाइस के अगेंस्ट है, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट है, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट है। तो समाज में जो भी कुरीतियां थी उनके अगेंस्ट आवाज बुलंद करता है आर्य समाज। जो भी एनिमल सेक्रीफाइसेस हो रही हैं, जानवरों की बलि चढ़ाई जा रही है, जो ब्राह्मण्स हैं उनकी मोनोपोली चल रही है, कर्म कांड, पूजा पाठ, मूर्ति पूजा, इन सब के खिलाफ बात करता है आर्य समाज। It also encourages the dissemination of Western scientific knowledge. ये जो फेथ है, ये जो सेक्शन है, ये साइंटिफिक नॉलेज, पाश्चात्य लेकिन साइंटिफिक नॉलेज अगर है, कोई लॉजिक तर्क पे बेस्ड नॉलेज है, तो उसके प्रचार प्रसार को एनकरेज करता है, बढ़ावा देता है। दयानंद जो थे, उनका मेन मैसेज था हिंदुओं के लिए कि आप वापस से अपने रिलीजियस रूट्स में जाइए, मतलब वेदों में जाइए, गो बैक टू वेदास। स्वामी दयानंद सरस्वती को आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो 1863 में की गई है बॉम्बे में केशव चंद्र सेन के द्वारा। केशव चंद्र सेन वही हैं जो कि हमने पढ़ा कि एक इंपॉर्टेंट लीडर है ब्रह्मो समाज में। केशव चंद्र सेन प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं बॉम्बे में 1863 में। इसका जो मेन काम था प्रार्थना समाज का, वो एजुकेशन का प्रमोशन था, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी के अगेंस्ट थे। 4 पॉइंट दिए थे इन्होंने सोशल एजेंडा। सबसे पहले कास्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज बुलंद की, दूसरा विमेन्स एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा के लिए बात की, तीसरा विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह, चौथा जो शादी की उम्र है, विवाह की उम्र है, दोनों ही बच्चों और बच्चियों के लिए, मेल्स और फीमेल्स के लिए उस उम्र को बढ़ाया जाए। ये 4 पॉइंट थे प्रार्थना समाज के। बेसिकली सोसाइटी में चेंजेस लाने की बात हो रही थी और कास्ट सिस्टम जो हमारा है उसके अगेंस्ट आवाज बुलंद कर रहे हैं केशव चंद्र सेन। विमेन्स एजुकेशन, विडो रीमैरिज एंड रेजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। ओके, प्रार्थना समाज के जो इम्पोर्टेंट कुछ नाम है, इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, वो हैं गोविंद रनाडे, 1842 से 1901 तक इनका समय काल था, भंडारकर और चंदवारकर, ये नाम आप याद रखिएगा। केशव चंद्र सेन इसके संस्थापक हैं और ये हैं केशव चंद्र सेन। उसके बाद है यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी विवियन डोरिजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो इसके एस्टैब्लिशर हैं, फाउंडर हैं, जो कि हिंदू कॉलेज में पढ़ाते थे। काफी अच्छे बेहतरीन ये लीडर थे और इंस्पायर भी थे। During the 1820s and 1830s, there emerged a radical intellectual trend among the youth in Bengal, which came to be known as Young Bengal Movement. एक radical intellectual हमें देखने को मिलता है। Radical intellectual मतलब क्या हुआ कि जो भी युवा है उसके अंदर जो शक्ति है, उस शक्ति को एक रास्ता मिलता है, किसके द्वारा? यंग बंगाल मूवमेंट के द्वारा। और थोड़ा आसान भाषा में अगर हम समझें तो रेडिकल का मतलब होता है कि काफी ज्यादा कट्टर, अपने बिलीफ को लेकर के कट्टर। सपोज फॉर एग्जाम्पल ये सोच रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि समाज में परिवर्तन आना चाहिए, तो इस चीज को लेकर के ये बहुत ही ज्यादा फर्म बिलीफ रखते हैं, स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखते हैं कि समाज में परिवर्तन होना चाहिए। और ये काफी नौजवान लोग थे इस मूवमेंट से जो जुड़े हुए थे। नौजवानों के जुड़ने के कारण, यूथ के जुड़ने के कारण इस मूवमेंट को एक अलग ही पहचान मिलती है और ये यंग बंगाल मूवमेंट के नाम से भी इसीलिए जाना जाता है क्योंकि इससे बंगाल के यंग लोग जुड़े हुए थे, रेडिकल इंटेलेक्चुअल थे, जो सोच रहे हैं कि समाज में एक सुधार की आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो मूवमेंट है इसने महिलाओं के अधिकार और महिलाओं की शिक्षा के लिए भी आवाज उठाई।
ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन, डेरोजियो इंस्पायर्ड हिज pupils टू। क्या क्या डेरोजियो की बातें थी, क्या वो कहते हैं अपने फॉलोअर्स से, अपने अनुयायियों से, इस मूवमेंट के पार्टिसिपेंट्स से। फ्रेंच रेवोल्यूशन का समय था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका था, फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफी ज्यादा प्रभावित थे डेरोजियो। थिंक फ्रीली एंड रैशनली, कहते हैं कि आप फ्रीडम के साथ, स्वतंत्रता के साथ, आजादी के साथ सोचिए और रैशनली सोचिए। रैशनली मतलब तर्क के साथ सोचिए। क्वेश्चन ऑल अथॉरिटी, किसी भी चीज पे, किसी भी अथॉरिटी पे प्रश्न उठाइए। वो प्रश्न उठेगा तभी तो हमें हमारी जो सोचने की क्षमता है वो उस पर विकसित होगी। जो जैसे चला आ रहा है उसको वैसे एक्सेप्ट मत कीजिए, स्टार्ट क्वेश्चनिंग की ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों सही है, ऐसा क्यों गलत है। ओके। लव, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम, कहते हैं प्रेम, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम का जो सिद्धांत है फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिया है, इसी को प्रोपोगेशन करते हैं डेरोजियो। कहते हैं कि लिबर्टी स्वतंत्रता, इक्वालिटी बराबरी, समानता, फ्रीडम आजादी और प्रेम, इन सारे प्रिंसिपल्स के साथ आप रहिए। ये सारे प्रिंसिपल्स सिखाते हैं अपने फॉलोअर्स को। ऑपोज डिसिडेंट कस्टम्स और ट्रेडिशंस, वो सारे कस्टम्स और ट्रेडिशंस जो कि आपके लॉजिक, आपके रैशनल के हिसाब से, रैशनलिज्म के हिसाब से फिट नहीं बैठते हैं, आप उन पे प्रश्न उठाइए, उनके खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए, ऑपोज कीजिए उनको, सारे वो ट्रेडिशंस और कस्टम्स को। हालांकि ये जो मूवमेंट है वो बहुत लंबा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो नहीं हो सका, फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उस समय जो सोशल कंडीशंस थी वो इतनी परिपक्व नहीं थी कि इतने रेडिकल आइडियाज को, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम को समझ सके। समझ रहे हैं आप कौन सा समय है ये? 19वीं शताब्दी का समय है। 1820s 30s की बात हो रही है, अभी तो 1857 की क्रांति भी बहुत दूर है। तो 1820 और 30 के समय में आपने ये बातें बता दी लोगों को जो लोगों से हजम ही नहीं हो रही हैं। तो इसीलिए समाज हमारा उस समय का इतना परिपक्व नहीं था, इतने रेडिकल आइडियाज को कि आप क्वेश्चन कीजिए हर चीज को, हर चीज को लॉजिक के हिसाब से सोचिए, एक्सेप्ट कर पाए, इसलिए ये मूवमेंट फेल हो जाता है। और दूसरा, ये मूवमेंट मासेस से, लोगों से रियल सेंस में कनेक्ट नहीं कर पाया, रियल सेंस में कनेक्ट करने से फेल हो गया। मतलब लोग उस समय अगर किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लोगों के पास इतनी गवर्नमेंट ऑपरेसिव है कि टैक्सेस देने के लिए पैसा नहीं है, उसका समाधान दीजिए आप। महिलाओं के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, उसका आप समाधान दीजिए। आपने अगर कहा, समाधान बहुत अच्छे थे, क्रिटिसाइज करने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने उस समाज में जिसके पास खाने के लिए नहीं है उससे आपने कहा कि तुम मशाल उठाओ और दूसरों के घर के दिए जला करके आओ, तो वो सोसाइटी तो फिर लिंक नहीं कर पाएगी ना। वो उसकी प्रॉब्लम्स कुछ और है और हम उनको सोल्यूशन किसी और चीज का दे रहे हैं। तो इसीलिए उस समय ये मासेस से कनेक्ट करने में मूवमेंट फेल हो गया, वरना बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही रेडिकल आइडियाज थे जिसके लिए उस समय टाइम वॉज नॉट द राइट वन। सही समय नहीं था। सही समय आने पे फिर यही आइडियाज हमने देखे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम सबकी बात की, और भारत ने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम को फिर आगे चल के ऑप्ट भी किया, अडॉप्ट भी किया। तो सही समय पे सही बात हो तो ही वो वैलिड होती है। उसके बाद है परमहंस मंडली। इट वॉज फाउंडेड इन महाराष्ट्र, 1849 का समय है। महाराष्ट्र में इसकी स्थापना होती है। इसके जो फाउंडर हैं, द फाउंडर ऑफ दिस मूवमेंट बिलीव्ड इन वन गॉड, पॉलिथिज्म, एक ही भगवान है, ये इनकी आइडियोलॉजी थी परमहंस मंडली की। प्राइमरली इनका जो काम था, इनका जो फोकस था, वो कास्ट बैरियर्स के खिलाफ था। जितनी भी कास्ट की हमारी बैरियर्स थी, कास्ट सिस्टम की प्रिवेलिंग जो भी प्रॉब्लम्स थी, उसके खिलाफ आवाज उठाई परमहंस मंडली ने। दे ऑल्सो एडवोकेटेड विडो रीमैरिज एंड वुमेन्स एजुकेशन। उसके अलावा इन्होंने महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं के अधिकार और विधवा पुनर्विवाह पर भी बात की। महिलाओं की उस समय जो स्थिति थी वो काफी ज्यादा, हम कहें कि काफी ज्यादा दयनीय थी, स्थिति काफी ज्यादा बेकार थी। और इसीलिए जो भी मूवमेंट्स होंगे हम देखेंगे वो ज्यादातर जो फोकस है महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने की बात करते हैं, महिलाओं को एक इक्वल सोसाइटी का पार्ट बनाने की बात करते हैं। परमहंस मंडली की जो ब्रांचेस है वो पूना, सत्तारा और महाराष्ट्र के अलग अलग एरियाज में है। ओके,
पूना, सतारा, ये तो महाराष्ट्र का, विदर्भ का ही एरिया है, तो महाराष्ट्र के अलग अलग पूरे महाराष्ट्र में इसकी ब्रांचेस फैली हुई हैं। उसके बाद है सत्यशोधक समाज। इसके फाउंडर कौन है? इंपॉर्टेंट, बार बार प्रश्न आता है। ज्योतिबा बाई फूले फाउंडेड द सत्यशोधक समाज इन 1873। 1873 में ज्योतिबा राव फूले इसको स्टैब्लिश करते हैं, और ज्योतिबा राव फूले वाज हिज फुल नेम। इनकी लीडरशिप में प्राइमरली देखिए इसका क्या काम था। ज्योतिबा राव फूले जो थे वो खुद स्वयं एक सो कॉल्ड बैकवर्ड क्लास को बिलोंग करते थे, और इसीलिए इन्होंने जो भी काम किए वो उन बैकवर्ड क्लासेस के लिए किए जो उस समय बहुत ज्यादा भेदभाव का शिकार हो रहे थे। इनके जो लीडर्स हैं वो मेनली माली कम्युनिटी, तेली कम्युनिटी, कुनबी कम्युनिटी, सारी, ढांगर, ये सारी कास्ट जो है इनसे इनके लीडर्स आए। माली, तेली, कुनबी, सारी, ढांगर, ये बैकवर्ड क्लासेस थी और बैकवर्ड क्लासेस माना जाता था इनको। तो इन सारी कास्ट से इनके लीडर्स आए, और इन्होंने सबसे पहले जो अपनी आवाज बुलंद की वो की कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट, लोअर क्लासेस पे समान अधिकार देने की बात की, लोअर क्लासेस के साथ समान व्यवहार की बात की। उसके बाद दूसरी आवाज इन्होंने बुलंद की महिला शिक्षा, महिला अधिकारों के फील्ड में। इनके जो मेन एम्स थे वो थे सोशल सर्विस, समाज सुधार, उसके अलावा महिलाओं में एजुकेशन स्प्रेड होनी चाहिए, लोअर क्लासेस में एजुकेशन स्प्रेड होनी चाहिए। ये मेन जो पॉइंट्स थे वो सत्यशोधक समाज के थे। ज्योतिबा राव फूले का फोटो देख सकते हैं। इनका जो एम था वो था कि कंप्लीटली कास्ट सिस्टम को अबॉलिश किया जाए और सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को खत्म किया जाए। समाज में जो भी छुआछूत भेदभाव चल रहा है उस सारे भेदभाव को खत्म करने के मकसद से ये काम कर रहे थे ज्योतिबा राव फूले, सत्यशोधक समाज के संस्थापक। The movement gave a sense of identity to the deprived communities as a class against Brahmins who were seen as the exploiters. ये जो मूवमेंट है, जो डिप्राइव्ड कम्युनिटीज है, द सो कॉल्ड बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो पिछड़ी जातियां, जनजातियां हैं, पिछड़ा वर्ग है, उसको एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी देते हैं, उसको एक पहचान देते हैं, समाज में एक स्टैंड देते हैं, एक गरिमा में जीवन प्रदान करते हैं। उनको ब्राह्मण्स के अगेंस्ट एक क्लास बताते हैं। ब्राह्मण्स जो कि इतने ज्यादा सालों से एक्सप्लॉयटर्स बने हुए हैं, वो सो कॉल्ड अपना अपर कास्ट होने का जो टैग है उसको यूज कर रहे हैं, और उसी टैग को यूज करके डिप्राइव्ड कम्युनिटीज के खिलाफ जो है युद्ध चल रहा था उनका। डिप्राइव्ड कम्युनिटीज को हर पॉसिबल लेवल पे वो सप्रेस करने, ऑप्रेस करने का प्रयास करते थे। यही डिप्राइव्ड कम्युनिटीज को एक आइडेंटिटी, एक पहचान देते हैं सत्यशोधक समाज के फॉलोवर्स। अभी तक देखिए क्या चल रहा है, हमारे खुद के समाज में जो कुरीतियां हैं हम उन सब पे काम कर रहे हैं, उनमें सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, अभी हमने पढ़ा ही था कि हमारा हिंदू मुस्लिम का डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी ब्रिटिशर्स डाल देंगे, और हमारी समाज में जो हमारे चैलेंजेस है वही बदल जाएंगे। हम अपने समाज में डिप्राइव्ड क्लासेस इनके बीच में लड़ना झगड़ना अभी कुछ टाइम के लिए भूल करके, और हिंदू मुस्लिम वॉर्स जो है वो चालू हो जाएंगी, कम्युनल वॉर्स चालू हो जाएंगी। अभी देखिए एक बहुत ही फेमस पार्लियामेंट्रियन है राइट नाउ प्रेजेंट डे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था इंडियन पार्लियामेंट में, लोकसभा में, आप गूगल कीजिएगा इस बारे में। उन्होंने कहा था, वी आर हिंदूज टिल द टाइम मुस्लिम्स आर हियर, द डे मुस्लिम्स विल लीव इंडिया वी विल बिकम राजपूत्स, ब्राह्मण्स एंड राजपूत्स, ब्राह्मण्स, वैश्याज एंड अदर कास्ट्स। कहने का मतलब ये कि जब तक मुस्लिम है हमारे पास तो हम मुस्लिम से लड़ रहे हैं, एंड वाइस वर्सा, हिंदू मुस्लिम दोनों ही पक्षों के लिए बात हो रही है। जब तक मुस्लिम से है हमारे पास हम मुस्लिम से लड़ रहे हैं, एंड उसके बाद जब ऐसा एक दिन आएगा अगर कि मुस्लिम्स भारतवर्ष छोड़ देंगे तो उसके बाद हम आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। हम फिर लड़ेंगे कि भाई मैं राजपूत हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं फलाना कास्ट से हूँ, मैं ठिकाना कास्ट से हूँ। कहने का मतलब कि डिवाइडेड सोसाइटी रखने का जो हमारे पॉलिटिशियंस का एम है हम उनको फुलफिल होने दे रहे हैं। ये वाइस वर्सा है, सारी ही कम्युनिटीज के लिए है। डोंट टेक इट कि मैं ये कह रही हूँ कि हिंदूज मुस्लिम से लड़ते हैं, ऐसे मत लीजिए। जो स्टेटमेंट का डीप सेंस है वो आप समझिए। कहा जा रहा है कि जब तक हमारे पास सामने एक फोर्स है, हम उससे लड़ रहे हैं, जैसे हो जाएगी तो हम अपने अगेंस्ट दूसरी एक फोर्स, दूसरी एक कम्युनिटी को स्टैब्लिश कर लेंगे। जो हमारे पॉलिटिशियंस का एक मेन एम होता है डिवाइड एंड रूल का, जो आज के प्रेजेंट डे में हमारे पॉलिटिशियंस काम कर रहे हैं, पहले ब्रिटिशर्स कर रहे थे, उसको हम फुलफिल होने देते हैं, पूरी उनको छूट देते हैं। हाँ ठीक है, आप हमें डिवाइड कीजिए और आप बंदर बांट करके
अपना प्रॉफिट कमाइए। ओके, सो ये था हमारा सत्यशोधक समाज। उसके बाद आता है रामकृष्ण मिशन। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में। रामकृष्ण परमहंस इसके फाउंडर हैं। कौन है रामकृष्ण परमहंस? इसके फाउंडर हैं। ब्रह्मो समाज अपील्ड मोर टू द इंटेलेक्चुअल इलीट इन बंगाल। ब्रह्मो समाज जो है उसने इंटेलेक्चुअल इलीट जो बंगाल में थे उसको ज्यादा, जो पढ़ा लिखा एक तबका था समाज का, जो इंटेलेक्चुअल तबका था, उससे ज्यादा कनेक्ट किया ब्रह्मो समाज ने। उसके अलावा जो बाकी बंगाली समाज है वो भक्ति और योग के कल्ट से ज्यादा सेटिस्फाई हो रहा था, और इसीलिए रामकृष्ण मिशन जो है इसने भक्ति, योग, इन सारी चीजों को यूज करके समाज सुधार आंदोलन चलाया, और ये बाकी बंगाली सेक्ट से कनेक्ट करने में ज्यादा सक्षम हुआ। कहने का मतलब ये कि ब्रह्मो समाज जो है वो समाज सुधार की बातें कर रहा है, वो विमेन एजुकेशन की बात कर रहा है, पर्दा सिस्टम हटाओ इसकी बातें कर रहा है। तो ब्रह्मो समाज अपर कास्ट या इंटेलेक्चुअल कास्ट, अपर कास्ट नहीं कहेंगे, अपर कास्ट इज द रॉन्ग वर्ड, इंटेलेक्चुअल क्लास है एक जो बंगाल का, उससे कनेक्ट कर पाया। बाकी जो बची हुई बंगाल की सोसाइटी है उससे कनेक्ट करने में रामकृष्ण मिशन बहुत सक्सेसफुल रहा, और रामकृष्ण मिशन के इसलिए ज्यादा जो फॉलोअर्स हैं वो एवरेज बंगाली फैमिलीज से हैं। एवरेज मतलब पैसों की बात नहीं हो रही यहाँ पे हो रहा है इंटेलेक्चुअल का बात, एजुकेशन का बात। दो इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव्स थे रामकृष्ण मिशन के वो थे to bring into existence a band of monks dedicated to a life of renunciation and practical spirituality. Practical spirituality पढ़ाना, and दूसरा preaching philanthropical charitable work looking upon men and women and children. भेदभाव को खत्म करना और स्पिरिचुअलिज्म पढ़ाना। महिला, पुरुष, बच्चे, इनके बीच में कास्ट, क्रीड, कलर, किसी को भी लेकर के भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबके सब ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वर का स्वरूप है। ये कॉन्सेप्ट लेकर के रामकृष्ण मिशन काम कर रहा था। द सेकेंड ऑब्जेक्टिव वाज टेकन अप बाय स्वामी विवेकानंद आफ्टर रामकृष्णा's death when he founded रामकृष्ण मिशन in 1897. रामकृष्ण मिशन का जो फाउंडेशन है वो होता है 1897 में। रामकृष्ण मूवमेंट को लीड करते हैं रामकृष्ण परमहंस, इन्हीं के नाम पे स्वामी विवेकानंद एस्टैब्लिश करते हैं रामकृष्ण मिशन को। अगर आपसे कोई पूछे कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है तो स्वामी विवेकानंद है। रामकृष्ण जी के विचारों को आगे लेकर के जाते हैं और रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। परमहंस sought salvation through traditional ways of renunciation, meditation, भक्ति। भक्ति, योग, मेडिटेशन, ये मार्ग बताते हैं और कहते हैं कि इन्हीं से मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। वेस्टर्नाइजेशन के अगेंस्ट होते हैं। वेस्टर्नाइजेशन के अगेंस्ट क्या मतलब? ये वो समय है जब पाश्चात्य जो सभ्यता है उसका असर बहुत ज्यादा है। उस सभ्यता में ये वापस से बताते हैं कि मेडिटेशन, भक्ति, योग, इनको आप यूज करके मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। ये है स्वामी रामकृष्ण परमहंस। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। पार्ट 2 में हम बाकी बचे हुए मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। कीप स्टडिंग, कीप लिसनिंग टू द लेक्चर्स। थैंक यू सो मच।